कौवों का घर और चिड़िया का घर आमने सामने था। चिड़िया का घर टूटा फूटा था। कौवों का परिवार नदी किनारे ठंडी छांव में बैठा पिकनिक मना रहा था। गौरी कौवी ने कालू कौवे और अपने बेटे जग्गू कौवे को मीठे जामुन खाने के लिए देती है। वाह वाह, आज तो जामुन खाने का मजा ही आ गया। अगली बार कुछ मजेदार खाएंगे। पिताजी, मुझे नूडल्स खाने हैं। अच्छा ठीक है, अगले संडे को नूडल्स बना दूंगी। कौवों का परिवार मजे से मीठे जामुन खा रहा था कि तभी वहाँ चिड़िया की बेटी गुड़िया आ जाती है। अंकल, आंटी गौरी, थोड़े से जामुन मुझे भी दे दे। छी, चल हट यहाँ से, निकल यहाँ से, आ जाते हैं। चल जग्गू, घर चल। मम्मा, वो भी तो मेरी तरह छोटी सी बच्ची है, इसे भी थोड़े से जामुन दे दे। जग्गू चुप करके जामुन खा। वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो गरीब चिड़िया की गरीब बच्ची है। वो अपनी माँ से जाकर दाना लेकर खा लेगी। गुड़िया डरती हुई वहाँ से चली जाती है। कौवे भी अपने घर आते हैं। माँ, गौरी आंटी और उनका परिवार नदी के पास बैठकर मीठे मीठे रसीले जामुन खा रहे थे। मैंने थोड़े से क्या मांग लिए, वे मुझे डांटने लगी। गलत बात है गुड़िया, ऐसे किसी से फल नहीं मांगते। जग्गू की नानी का फलों का बाग है, इसलिए वो कोई भी फल खा सकता है। मुझे जामुन बहुत पसंद है माँ। जग्गू को अपनी सहेली के लिए बुरा लगता है। वो चुपके से घर से फलों की टोकरी से मीठे जामुन निकालता है और गुड़िया के घर पहुंच जाता है। गुड़िया बहन, मैं आपके लिए जामुन लेकर आया हूँ। बेटा, क्या आपके मम्मा पापा को पता है? नहीं आंटी, मैं मम्मा पापा से चोरी से लेकर आया हूँ। बेटा, ऐसे मम्मा पापा से चोरी नहीं करते, ये बुरी आदत होती है। मम्मा, जग्गू मेरा दोस्त है, मेरे लिए जामुन लेकर आया है, मैं तो खाऊंगी। गुड़िया जग्गू से जामुन लेकर खाती थी। गौरी कौवी हर वक्त अमीर होने का घमंड करती थी। कुछ दिनों बाद जग्गू बॉल लेकर गुड़िया के साथ खेलने आता है। जग्गू, बहुत मजा आ रहा है, अब हम हर रोज ऐसे ही खेला करेंगे। तभी गौरी कौवी वहाँ गुस्से में आ धमकती है। तुझे मैंने कितनी बार इस चिड़िया की बच्ची से खेलने से मना किया है, आज मैं देखती हूँ तेरी सारी दोस्ती। आंटी, जग्गू मेरा दोस्त है। गौरी कौवी गुस्से में गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है। मम्मा, मेरे दोस्त गुड़िया को छोड़ दे, प्लीज मेरे दोस्त को छोड़ दे, मैं दोबारा कभी गुड़िया से खेलने नहीं आऊंगा। गौरी गुड़िया को छोड़ देती है। गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा, मैं जग्गू से खेल रही थी कि गौरी आंटी आकर मुझे मारने लगी। गुड़िया बेटा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? माँ, मैं जग्गू के साथ खेल रही थी, तभी गौरी आंटी आई और मुझे मारने लगी। बेटा, वो अमीर कौवी का बेटा है। मैंने कितनी बार आपको उससे खेलने से मना किया है। वो गौरी बहुत घमंडी है, वो गरीबों से बहुत नफरत करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया जग्गू के साथ खेलने नहीं जाती, बल्कि वह छोटे मिट्ठू के साथ खेलती है। जग्गू खेलते खेलते दूर निकल जाता है। जाते जाते वह कुएं के पास पहुंच जाता है। अरे, ये कुआं तो बहुत पुराना है, इसमें कुछ तो होगा। जग्गू कुएं में झांक कर देखता है और फिसलकर कुएं में गिर जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जग्गू मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। शाम हुई तो गौरी कौवी परेशान होकर जग्गू को ढूंढने निकली। रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिला। मिट्ठू तोते, क्या तुमने मेरे जग्गू को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से वापस आ रहा हूँ। वहीं पास से गुड़िया गुजर रही थी। उसे कुएं से जग्गू की आवाज सुनाई दी। जग्गू मेरे दोस्त, चिंता ना करो, मैं आ गई हूँ। मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया बहन, मुझे बचाओ। गुड़िया तेजी से उड़ती है और उसे गौरी कौवी मिल जाती है। आंटी गौरी, जग्गू मेरा दोस्त कुएं में गिर गया है, मेरे साथ चलिए। कहाँ? मेरा जग्गू कहाँ है? गौरी कौवी और गुड़िया कुएं पर पहुंचते हैं और रस्सी की मदद से जग्गू को बाहर निकालते हैं। गुड़िया मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ ना आते तो मैं इस कुएं में ही मर जाता। जग्गू, जब से आपकी मम्मा ने मुझे आपसे खेलने से मना किया है, मैं छोटे मिट्ठू से खेलने जाती हूँ।
मैं छोटे मिट्ठू से खेलकर वापस आ रही थी कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी। गुड़िया बेटा, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से आप दोनों इकट्ठे खेलोगे और एक साथ ही जंगल घूमने जाओगे। यह सुनकर गुड़िया और जग्गू खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। फिर वे सब वापस घर जाते हैं। गौरी चिड़िया के लिए भी एक नया घर बनाकर देती है। फिर वे दोनों पड़ोसी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बड़े पेड़ पर डाल की छांव में रीमा चिड़िया का तिनकों का घोंसला था। घोंसले में चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आपस में लड़ाई मत करना और एक दूसरे का ख्याल रखना। अपने बच्चों को समझाने के बाद चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। बड़ा बच्चा जो बहुत शरारती था, वह अपने छोटे बहन भाइयों से कहता है, मैं तो जंगल घूमने जा रहा हूँ। चिंटू भाई, कुक्कू को रोके। मम्मा ने घोंसले से बाहर जाने से मना किया था। भाई, आप बड़े हैं, आपका काम है हमें समझाना, और आप खुद ही जंगल जाने की बातें कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं जा सकता हूँ, और मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूं। बड़ा भाई जिसका नाम कुकू था, वह घोंसले से निकल जाता है। वह उड़ता हुआ जग्गू कौवे के घर जाता है। चक्कू चक्कू, चलो हम खेलने जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है। धूप बहुत तेज है और ऐसी धूप में हम बीमार भी हो सकते हैं। बाहर जाने से तो मेरी मम्मा ने भी मना किया था, लेकिन मैं मम्मा से चोरी आ गया हूँ। तुम भी अपनी मम्मा से चोरी चोरी मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मैं अपनी मम्मा को धोखा नहीं दे सकता। समझदार जग्गू कौवा अच्छी अच्छी बातें करता है और कुकू के साथ जाने से मना कर देता है। फिर कुकू छोटे मिट्टू के पास जाता है। छोटे मिट्टू, चलो हम जंगल घूमने जाते हैं। अपनी मर्जी के फल खाएंगे, अपनी मर्जी का दाना खाएंगे। चलो हम एंजॉय करने जाते हैं। लेकिन कुकू मम्मा ने दोपहर के वक्त जंगल में जाने से मना किया है। दोपहर के वक्त शिकारी पक्षी हमें पकड़ भी सकते हैं। कोई शिकारी पक्षियों से डरता है और कोई अपनी मम्मा से, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो जा रहा हूँ। कुकू अकेला ही घने जंगल में चला जाता है। आसमान पर उड़ती हुई बड़ी चील कुकू को जंगल में अकेला घूमता हुआ देख लेती है और वह कुकू का पीछा करती है। मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर वापस आ जाती है। बच्चों, आपका बड़ा भाई कहाँ है? मम्मा, मैंने और चिंटू भाई ने कुकू भाई को मना किया था, लेकिन वो जंगल घूमने निकल गया। हाय, मैं मर गई। कुकू बेटा, आपने क्यों ऐसा किया? जंगल में तो हर कदम खतरा ही खतरा है। यह सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। वह अपने बेटे की खोज में निकलती है और रास्ते में तोती से पूछती है, तोती बहन, मेरा बेटा अकेला बाहर चला गया है। आपने कुकू को कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे क्या मालूम कुकू कहाँ है। मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है और जंगल में मारी मारी फिरती है। कुकू एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। उस पेड़ की खोखर में एक सांप था। मैं खाऊंगा, आज मैं इस छोटे बच्चे को खाऊंगा। ये मेरा शिकार है, इसे मैं खाऊंगा। तभी वहाँ चील भी आ जाती है। चील को देखकर कुकू डर जाता है। मैं तो जंगल घूमने आया था। आप क्यों यहाँ आई हैं? अपने मम्मा पापा के बिना जो छोटा बच्चा जंगल घूमने आता है, वो मेरा भोजन बन जाता है। मैं तुम्हें खाने आई हूँ, इसे मैं खाऊंगी। ठीक है, तो फिर हम मिलकर ही इसे खा लेते हैं। सांप, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मिलकर इस छोटे बच्चे को खा लो। आधा मेरा और आधा तुम्हारा। कुकू सोच रहा था कि अगर वह बैठा रहे तो सांप उसे पकड़ लेगा और अगर उड़ने की कोशिश की तो चील पकड़ लेगी। चील भी आहिस्ता आहिस्ता कुकू की तरफ बढ़ती है और सांप भी अपनी खोखर से बाहर निकल आता है। पीछे से बिजली की तेजी के साथ मम्मा चिड़िया आती है और कुकू को अपने पंजों में उठाकर भाग जाती है। चील चिड़िया के पीछे उड़ती है, लेकिन मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छुप जाती है। तभी चील और सांप में तकरार हो जाती है और वे एक दूसरे को ही मारने पीटने लगते हैं।
मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित लेकर उड़ जाती है। अपने घोंसले में जाकर कुकू रोए जा रहा था। मम्मा, कुकू भाई रो क्यों रहा है? इससे ही पूछ लो। चिंटू भाई और गुड़िया बहन, कभी भी मम्मा से पूछे बिना बाहर नहीं जाना, क्योंकि जंगल में बहुत खतरा है। अगर मैं समय पर ना जाती तो वो बड़ा सांप और चील कुकू को कच्चा खा जाते। सांप का नाम सुनकर कुकू अपनी मम्मा के साथ लग जाता है और छोटे भाई बहन उसे देखकर हंसने लगते हैं। रीमा चिड़िया अपने बच्चों को सांप और चील से बचाने के लिए लकड़ियों का एक मजबूत घर बनाती है। अब ना सांप और ना ही चील उस घर में घुस पाते थे। इस तरह वे सब उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। शहर की चिलचिलाती धूप और शोर शराबे के बीच टुन्नू अपनी छोटी सी रेहड़ी पर नारियल पानी बेच रहा था। वो अपने परिवार से दूर शहर में पैसे कमाने आता था ताकि जंगल में रह रहे अपने परिवार का पेट भर सके। उधर जंगल का मौसम तेजी से बदल रहा था। काले बादलों ने आसमान को घेर लिया था और हवाओं में एक डरावनी सरसराहट थी। टुन्नू पसीने से तरबतर होकर एक ग्राहक को नारियल पानी देता है। लीजिए साहब, एकदम मीठा पानी है, सारी थकान मिट जाएगी। ग्राहक पानी पीकर चला जाता है। टुन्नू आसमान की ओर देखता है। लगता है जंगल की तरफ बारिश शुरू होने वाली है। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। पता नहीं माँ की तबीयत कैसी होगी। पिछली बार वो बहुत खांस रही थी। तेज आंधी चल रही है। टुन्नू का पुराना घोंसला हवा में झूल रहा है। माँ कोने में सिकुड़कर बैठी है और जोर जोर से खांस रही है। रीमा, हवा बहुत तेज है, कहीं छत ना उड़ जाए। माँ, मुझे डर लग रहा है। पानी की बूंदें अंदर आ रही हैं। डरो मत चुटकी, मैं हूँ ना। माँ जी, आप ये चादर ओढ़ लीजिए। आपकी दवाई भी खत्म हो गई है। अगर बारिश और तेज हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे टुन्नू जी को खबर करनी होगी। रीमा तूफान में उड़ते हुए मुश्किल से कालू कौवे के पास पहुंचती है। कालू अपने घर में बैठा है। कालू भैया, कालू भैया। अरे रीमा, इतनी आंधी में तुम यहाँ? सब ठीक तो है? नहीं भैया, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। घर में पानी टपक रहा है। आप अपने फ़ोन से टुन्नू जी से बात करवा दीजिए प्लीज़। कालू तुरंत अपना छोटा सा फ़ोन निकालता है और टुन्नू को फ़ोन लगाता है। हेलो कालू। टुन्नू जी, आप जल्दी घर आ जाइए। माँ बहुत बीमार है और जंगल में तूफान आ गया है। हमारा घर शायद ये बारिश नहीं झेल पाएगा। क्या माँ बीमार है? तुम घबराओ मत रीमा, मैं अभी निकलता हूँ। मैं अपने साथ सारे नारियल भी ला रहा हूँ। उन्हें यहाँ छोड़ नहीं सकता। मैं बस आ रहा हूँ। टुन्नू का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी कमाई के बारे में नहीं सोचा। वो अपने नारियलों के साथ भारी बोझ से उड़ने लगा। हवा उसे पीछे धकेल रही थी, लेकिन माँ की बीमारी और परिवार की चिंता उसे दुगनी ताकत दे रही थी। टुन्नू अंदर आता है, लेकिन देखता है कि घोंसले का फर्श गीला हो चुका है। माँ कांप रही है। पापा दे, पापा दे। माँ, मैं आ गया हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर से आया हूँ। तू आ गया बेटा, बस अब मुझे कुछ नहीं होगा। तू भीग गया है, पहले खुद को पोंछ ले। माँ, तुम्हारा बदन तो तप रहा है। मैं अभी जाकर शहर से दवाई लाता हूँ। नहीं बेटा, बाहर कयामत की बारिश है, अंधेरा भी है। तू अब कहीं नहीं जाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम सब जी नहीं पाएंगे। सुबह का इंतजार कर। हाँ माँ जी ठीक कह रही हैं। बाहर हालात बहुत ख़राब हैं। वो रात टुन्नू और उसके परिवार के लिए बहुत लंबी थी। छत से पानी टपक टपक कर टप टप की आवाज़ कर रहा था, जो माँ की खांसी की आवाज़ के साथ मिल रही थी। टुन्नू ने ठान लिया था कि वो अपने परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। सुबह बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन हवा अब भी तेज थी। टुन्नू डॉक्टर बुलबुल को लेकर आता है। ठंड लग गई है और छाती में जकड़न है। मैंने दवाई दे दी है, लेकिन टुन्नू, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन्हें सूखी जगह चाहिए। अगर ये इसी तरह गीले घोंसले में रहीं तो निमोनिया हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर, मैं आज ही कुछ करता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद टुन्नू लकड़ियाँ और घास इकट्ठी करने लगता है। टुन्नू घोंसले की टूटी हुई दीवार पर नई घास और लकड़ियाँ लगाता है, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आता है। सारी घास और लकड़ियाँ उड़कर दूर जा गिरती हैं। हे भगवान,
ये हवा तो कुछ भी टिकने नहीं दे रही। मैं क्या करूं? माँ को कैसे बचाऊं? पापा, क्या हमारा घर कभी ठीक नहीं होगा? टुन्नू हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पास पड़ी उस बोरी पर पड़ती है जो वो शहर से लाया था। उसमें से कुछ नारियल बाहर लुढ़क गए थे। अरे, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। नारियल ये बाहर से इतना सख्त होता है कि न पानी अंदर जा सकता है, न हवा इसे हिला सकती है। मुझे पास वाली इंसानी बस्ती से थोड़ी सीमेंट लानी होगी। मैं आज एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकेगा। टुन्नू बिजली की रफ्तार से गया और सीमेंट ले आया। उसने नारियलों को फोड़कर उनका पानी अलग किया और खाली सख्त खोलों का इस्तेमाल ईंटों की तरह करना शुरू किया। टुन्नू एक के ऊपर एक नारियल के खोलों को सीमेंट से जोड़ता है। चलो, सब अंदर चलो। शाम होते होते आसमान फिर काला हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंदर नारियल के रेशों की वजह से गर्माहट है, बाहर तूफान का शोर है, लेकिन अंदर खामोशी और सुकून है। बाहर तूफान पूरी ताकत से टकरा रहा था, लेकिन नारियल और सीमेंट से बना वह छोटा सा घर चट्टान की तरह खड़ा था। अंदर टुन्नू का परिवार एक साथ बैठा था, सुरक्षित और खुश। देखा माँ, अब कोई बारिश हमें नहीं भिगो सकती। ये शहर के नारियल और मेरे जंगल की मेहनत का कमाल है। बेटा, यहाँ तो हवा का एक झोंका भी नहीं आ रहा और ये कितना गर्म है। मेरी खांसी तो यहाँ आते ही कम हो गई। पापा, ये तो पत्थर जैसा मजबूत है। उस दिन टुन्नू ने साबित कर दिया कि मुसीबत में थोड़ी सी समझदारी और हिम्मत से सबसे सुरक्षित आशियाना बनाया जा सकता है। एक पुराने और विशाल पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने 2 प्यारे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उस दिन जंगल का मौसम बहुत सुहावना था, लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी थी। बच्चों, आज मौसम बहुत खराब लग रहा है। हवा बहुत तेज है। तुम दोनों जल्दी से खाना खा लो, फिर हमें जल्दी सो जाना चाहिए। माँ, क्या आज बहुत तेज बारिश होगी? मुझे बादलों की आवाज से डर लग रहा है। डरो मत कुकू, हमारा घर बहुत मजबूत है। माँ ने इसे तिनकों और मिट्टी से बहुत मेहनत से बनाया है ना माँ? हाँ बेटा, हमारा घर हमें सुरक्षित रखेगा। चलो, अब बातें बंद करो और पेट भर के खाओ। बच्चों ने भर पेट दाना खाया। बारिश का शोर इतना तेज था कि एक दूसरे की आवाज़ सुनना भी मुश्किल हो रहा था। रीमा और दोनों बच्चे गहरी नींद में सो गए, लेकिन रीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह बाहर के तूफान को देख रही थी। आधी रात, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश और तेज हो गई है। घोंसले की छत से पानी गिरने लगता है। अरे नहीं, ये पानी कहाँ से आ रहा है? छत में दरार आ गई है। माँ, मुझे ठंड लग रही है। मेरा घोंसला गीला हो रहा है। माँ, बचाओ, यहाँ तो पानी भर रहा है। शांत हो जाओ बच्चों, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ये घर अब सुरक्षित नहीं है। रीमा ने एक पल भी गंवाए बिना अपने दोनों बच्चों को उठाया। बाहर तूफान अपने चरम पर था, लेकिन एक माँ के पास डरने का वक्त नहीं था। उसने देखा, उसके घर पर एक पेड़ की मोटी सी डाल पड़ी थी। भगवान का शुक्र है हम समय पर निकल आए। चलो, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। भीगते हुए और कांपते हुए रीमा अपने बच्चों को लेकर पास के एक घने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी। उसे उम्मीद थी कि वहाँ थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि वो अकेली मुसीबत में नहीं थी। पेड़ के तने से चिपककर कालू कौआ, उसकी पत्नी गौरी और बेटा जग्गू भीग रहे थे। कालू, गौरी, आप सब यहाँ इस हालत में? अरे रीमा बहन, क्या बताऊं, वह पुरानी सूखी डाल हमारे घर पर गिर गई। हमारा घर पूरी तरह टूट चुका है। हम कब से यहाँ बैठे हैं, पर बारिश की वजह से कहीं उड़ भी नहीं पा रहे। तुम यहाँ कैसे? मेरा घर भी इस जालिम बारिश ने छीन लिया। मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। यहाँ इस पेड़ के नीचे भी पानी आ रहा है। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम किसी गुफा में नहीं जा सकते? जग्गू बहुत डर गया है। गुफा तो दूर है बेटा, लेकिन हाँ, याद आया, मेरी माँ का घर दूसरे जंगल में है। वह बहुत पुराने और मोटे पेड़ के खोकर में बना है। वह बहुत मजबूत है, वहाँ पानी नहीं आ सकता। क्या वो हम सबको पनाह देंगी? बिल्कुल रीमा, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन समस्या ये है
क्योंकि वह जंगल यहाँ से थोड़ी दूर है और इस तूफान में उड़ना आसान नहीं होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हम यहाँ रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। हमें हिम्मत करके उड़ना होगा। ठीक है, हम सब साथ मिलकर उड़ेंगे। चलो। कालू सबसे आगे रास्ता दिखाते हुए उड़ रहा था। उसके पीछे गौरी और रीमा अपने बच्चों को संभालते हुए उड़ रहे थे। हवा के तेज झोंके उन्हें बार बार पीछे धकेल रहे थे। बिजली की चमक से बच्चे डर रहे थे। माँ, मेरे पंख दुख रहे हैं, मैं और नहीं उड़ सकती। बस थोड़ी देर और गुड़िया। देखो, कालू अंकल कितनी मजबूती से उड़ रहे हैं। हमें हार नहीं माननी है। काफी संघर्ष के बाद वे दूसरे जंगल में पहुंचे। कालू तेजी से उस पुराने पेड़ की ओर गया जहां उसकी माँ रहती थी। उसे उम्मीद थी कि वहां गर्माहट और सूखा स्थान मिलेगा। कालू, तुम यहाँ? माँ, तुम्हारा घर, ये क्या हुआ? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बिजली गिरी थी, पेड़ टूटकर गिर गया। मैं तो बस अपनी जान बचाकर बाहर निकली। हे भगवान, हमने इतनी दूर का सफर तय किया, ये सोचकर कि यहाँ आसरा मिलेगा। अब हम कहाँ जाएं? हम सब थक चुके हैं और बच्चे अब और उड़ने की हालत में नहीं हैं। हम चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। सभी पक्षी पेड़ की डाल पर बैठ गए। उनकी उम्मीदें बारिश के पानी के साथ बहती हुई लग रही थीं। वे उदास होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। वो लक्ष्मी गाय थी जो बारिश से बचने के लिए तेजी से भाग रही थी, लेकिन उसने पेड़ पर बैठे उदास पक्षियों को देख लिया। अरे पक्षियों, तुम सब इस तूफान में पेड़ की डाल पर क्यों बैठे हो? भीग जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। क्या करें लक्ष्मी बहन, हमारा घर टूट गया। हम आसरा ढूंढने अपनी माँ के पास आए, पर कुदरत का कहर देखो, इनका घर भी नहीं बचा। अब हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं और मेरा बछड़ा पास ही एक बड़ी गुफा में रहते हैं। वो गुफा पत्थर की बनी है, बहुत मजबूत और सूखी है। क्या सच में? क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो गुफा बहुत बड़ी है, वहाँ कोई और नहीं रहता, बस मैं और मेरा बेटा है। तुम सब मेरे साथ चलो। तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। लक्ष्मी गाय की बात सुनकर सबकी जान में जान आई। कालू, रीमा और उनका पूरा परिवार जल्दी से नीचे आए। कुछ गाय की पीठ पर बैठ गए और कुछ उसके साथ साथ उड़ने लगे। लक्ष्मी गाय उन्हें लेकर एक सुरक्षित गुफा में आ गई। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन गुफा के अंदर शांति थी। वहाँ सूखा घास फूस पड़ा था जो बिस्तर जैसा आरामदायक लग रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी बहन। आपने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। ये जगह तो स्वर्ग जैसी है। सच में, अगर आप न मिलती तो आज हम ठंड से ही मर जाते। तुम लोग भूखे होगे। मैंने कल ही जंगल से कुछ फल और दाने जमा किए थे, तुम सब मिल बांट कर खा लो। गाय का बछड़ा, गुड़िया, कुकू और जग्गू खेल रहे थे। इस तरह वे सब उस गुफा में आराम से रहते हैं। जंगल के एक कोने में एक बहुत ही पुराने और कमजोर पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उसका घोंसला तिनकों का नहीं बल्कि मजबूरी का बना लगता था। हर तरफ से हवा अंदर आती थी। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज भी हम भूखे ही सोएंगे क्या? चुप हो जा कुकू, माँ को परेशान मत कर। माँ सुबह से दाना ढूंढने गई थी, पर शायद उन्हें कुछ मिला नहीं। मेरे बच्चों, रोना बंद करो। मैं वादा करती हूँ कल मैं बहुत दूर जाऊंगी और तुम्हारे लिए सबसे मीठे फल लाऊंगी। आज बस पानी पीकर सो जाओ। जंगल के बाकी पक्षी अपने पक्के घरों में मजे से सो रहे थे, लेकिन रीमा की रात आंसुओं में बीती। अगली सुबह रीमा दाने की तलाश में निकली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो पानी पीने नदी किनारे गई। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? कृपया मेरी मदद करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रीमा नदी के पानी में देखती है। वहाँ एक जलपरी एक शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। जाल बहुत मजबूत रस्सियों का बना था। नन्ही चिड़िया,
प्लीज मेरी मदद करो। मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ और इस जाल में फंस गई हूँ। अगर शिकारी आ गया तो वह मुझे ले जाएगा। डरो मत जलपरी, मैं अभी तुम्हें निकालती हूँ। रीमा ने अपनी छोटी सी चोंच से जाल को काटना शुरू किया। रस्सी मोटी थी और रीमा की चोंच नाजुक। समय बीतता है, 1 घंटा, 2 घंटे। रीमा की चोंच से खून टपकने लगता है, पर वो रुकती नहीं। बस थोड़ा सा और। पूरे 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जाल कट गया। जलपरी आजाद हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, आज तुमने मेरी जान बचाई है। देखो, तुम्हारी चोंच से खून आ रहा है। तुम कितनी नेक दिल हो। कहो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मेरे पास मोती हैं, खजाना है, जो मांगोगी वो दूंगी। नहीं जलपरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने मदद किसी लालच में नहीं की, किसी की जान बच गई। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। मुझे अब जाना चाहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। रुको, तुम्हारी ये निस्वार्थ भावना देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। खाली हाथ मत जाओ। जलपरी पानी के अंदर से एक पत्ते की टोकरी लाती है जिसमें चमकदार नीला पानी भरा था। ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये जादुई पानी है। तुम जिस भी चीज पर ये पानी डालकर जो भी मांगोगी वो चीज वैसे ही बन जाएगी। इसे संभाल कर रखना। तुम्हारा धन्यवाद जलपरी। रीमा वो जादुई पानी लेकर घर आ गई। उसने घर में पड़ी एक पुरानी टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल में वह पानी भर दिया और घर के एक कोने में रखकर दाना ढूंढने की चिंता में उसे भूल गई। कुछ दिन बाद आसमान काला हो गया है, तेज हवाएं चल रही हैं। तभी जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो गई। यह कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि एक भयानक तूफान था। माँ, देखो ना, बादल कितने काले हो गए हैं। मुझे डर लग रहा है। हमारा घर बहुत हिल रहा है माँ। माँ, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। सब ठीक हो जाएगा। बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते रीमा का कमजोर घोंसला हवा के एक झोंके से तिनका तिनका होकर बिखर गया। बच्चों, मेरे पीछे आओ। तीनों बारिश में भीगते हुए पेड़ के नीचे आ गए। वे बुरी तरह कांप रहे थे। कालू भैया, गोरी, दरवाजा खोलिए। मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। बस आज रात के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। अरे कालू, देखो तो कौन आया है। वो भिखारी रीमा। भाग जाओ यहाँ से। हमने क्या धर्मशाला खोल रखी है? तुम जैसे गरीबों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। जाओ कहीं और मरो। रीमा रोते हुए कबूतर और लूसी के घर गई। लूसी बहन, कबूतर भैया, कृपया दरवाजा खोलो। मेरा घर टूट गया है। अरे रीमा, हमारा घर पहले से ही मेहमानों से भरा है। यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। तुम किसी गुफा में क्यों नहीं चली जाती? किसी ने भी रीमा की मदद नहीं की। पूरा जंगल पत्थर दिल हो चुका था। बारिश और तेज हो गई है। रीमा और बच्चे कीचड़ में बैठे हैं। भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करो। अब मैं क्या करूं? तभी बिजली चमकती है और रीमा की नज़र मलबे के नीचे दबी उस पुरानी बोतल पर पड़ती है जो चमक रही थी। अरे, ये तो वही बोतल है। जलपरी ने क्या कहा था? ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये जादुई पानी है। तुम जिस भी चीज पर ये पानी डालकर जो भी मांगोगी वो चीज वैसे ही बन जाएगी। इसे संभाल कर रखना। हे भगवान, मुझे याद क्यों नहीं आया? शायद ये पानी हमारी जान बचा सकता है। रीमा ने जल्दी से मलबे को हटाया और बोतल निकाली। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो सिर्फ गीली घास है और कुछ नहीं। क्या घास से घर बन सकता है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हे जादुई पानी, अगर तुम सच हो तो कृपया इस घास को एक मजबूत, गर्म और सुंदर घर में बदल दो। मेरे बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर। वहीं पेड़ के नीचे एक तेज सुनहरी रोशनी होती है। देखते ही देखते वो साधारण गीली घास सुनहरी होने लगी। तिनके आपस में जुड़ने लगे। हवा में जादू की खुशबू फैल गई। पलक झपकते ही वहाँ घास का बना एक अद्भुत घर खड़ा हो गया। वो बाहर से साधारण दिख रहा था, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। चलो बच्चों, जल्दी अंदर चलो। वे तीनों घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। जमीन पर मखमली बिस्तर बिछे थे। कमरे के बीच में एक मेज थी जिस पर तरह तरह के फल, अनाज और मेवे रखे थे। दीवारें ऐसी थीं कि तूफान की एक भी बूंद अंदर नहीं आ सकती थी। माँ,
देखो, वाह माँ, ये कितना गरम है। माँ देखो खाना, कितना सारा खाना। खाओ मेरे बच्चों, जी भर के खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। आज के बाद तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, जब हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो कुदरत किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करती है। बच्चे खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं।